देखिए बेटा, हम बुक पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उसकी चल रही है फर्स्ट यूनिट जो कि है 12 मार्क्स की। आज अब इस यूनिट का थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि जब देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा, 2 और 3 में वीके ओरी के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 2 में हमने पढ़ा कि जब देश आजाद हुआ तो हमने क्या क्या इकोनॉमिक प्लानिंग पॉलिसी बनानी शुरू करी। तो जब हमने प्लानिंग पॉलिसी बनानी शुरू करी तो हमने ना बहुत रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज बना दी। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर लैंड सीलिंग कर दिया, एक मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड ही फिक्स कर दिया जो एक इंडिविजुअल अपने नाम पर एक्वायर कर सकता है। अब एक बात होता है, एग्रीकल्चर तो खेती तो जमीन पर निर्भर है, आपने लैंड का साइज ही फिक्स कर दिया। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आपने आईपीआर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस कर दिया, इंडस्ट्री खोलनी है तो लाइसेंस, लोकेशन बदलनी है तो लाइसेंस, नया प्रोडक्ट ऐड करना है तो लाइसेंस, एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस। अरे ऐसे रेस्ट्रिक्टिव इकोसिस्टम के अंदर कौन सा इंडस्ट्रियलिस्ट, कौन सा एंटरप्रेन्योर बिजनेस करना चाहेगा। आज अगर आपको एक 5 स्टार होटल खोलना हो तो आपको 140 अप्रूवल लेने पड़ते हैं। सचिन बंसल, बिनी बंसल ने फ्लिपकार्ट इंट्रोड्यूस करी 2006 में, सिंगापुर में उसे रजिस्टर्ड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज है। ये तो अब की बात बता रहा हूं, सोचो उस समय कितना बुरा हाल होगा। परमिट राज सिस्टम बोला जाता था, चप्पलें घिस जाती थी, लाइसेंस नहीं मिलता था। फिर ट्रेड के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अरे मेरे भाई, जब वहां से कोई इनपुट, जब हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो यहाँ इनोवेशंस कैसे होंगी, यहाँ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कैसे होगा, मॉडर्नाइजेशन कैसे होगी। क्लियर है? तो इन रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज के कारण क्या हुआ, जो हमने 1950 से लेकर 1990 के बीच में बनाई, हमारी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। क्या आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे ना कि रिफॉर्म लाने की क्यों जरूरत पड़ी, तो आपको ये सारे नीड लिख के आनी है। क्योंकि सर हमारा जो बजट था वो डेफिसिट में चला गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो डेफिसिट में चला गया, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए बचा था इंपोर्ट करने के लिए। तो इतनी बुरी कंडीशन थी, इन्फ्लेशन बढ़ चुकी थी बहुत। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ा, पॉलिसीज के अंदर चेंजेस करने पड़े। अब वो भी देखो कैसे करें। अब हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए लोन लेने गए वर्ल्ड बैंक आईएमएफ के पास, कटोरा लेके लाओ जी लोन दे दो। उन्होंने कहा सर लोन हम आपको तब देंगे जब आप अपनी रिफॉर्म्स के अंदर क्या, पॉलिसीज के अंदर क्या करोगे, रिफॉर्म्स लाओगे, चेंजेस लाओगे। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई, मानना पड़ेगा। ठीक है ना। अब जब हम चेंजेस लाएंगे, है ना, रिफॉर्म्स लाएंगे, तो पॉलिसी तो नहीं बन जाएगी ना। तो इसी वजह से चैप्टर का नाम क्या पड़ा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। और जो करता धरता थे उस समय, इसके फादर ऑफ रिफॉर्म्स, वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? डन बेटा। तो अब क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए। अब रिफॉर्म्स तो उन्होंने बहुत सारे इंट्रोड्यूस कराए, चेंजेस तो हमने उन सारे चेंजेस को 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करा, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और सर चेंजेस तो उन्होंने बहुत सारे कराए। उन्होंने कहा कि सर ये जितनी भी आपकी अननेसेसरी और अनवांटेड रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंडस्ट्री खोलनी तो लाइसेंस, लोकेशन बदलनी तो लाइसेंस, ऐसी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज आप एबॉलिश कर दो। क्या कर दो? अरे लिबर्टी दे दो, फ्रीडम दे दो अननेसेसरी और अनवांटेड रेस्ट्रिक्शन से। तो उसे हमने क्या बोला, लिबरलाइजेशन। क्या बोला? अपने सारे सेक्टर को लिबरलाइज कर दो। क्या कर दो? समझ रहे हो? क्या कर दो? लिबरलाइज कर दो। ठीक है भाई। सर कैसे? देखो सर, जितने भी आपने रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बना रखी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सब हटा दो। ये जो तुमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था इसे अबॉलिश कर दो। ये जो तुमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए प्रोडक्ट रिजर्व करे थे इसे डी रिजर्व कर दो। समझ रहे हो? तो इस हद तक हमने लिबरलाइजेशन कर दी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ये करा हमने। क्लियर है यहां तक? अरे एक्ट बने हुए थे बहुत तगड़े तगड़े, एमआरटीपी एक्ट, जिससे किसी की मोनोपोली ना हो। जब कोई कंपनी बहुत बढ़ती दिखती चली जाए तो सरकार उसे अपने अंडर में ले लेती थी। ऐसे ऐसे एक्ट बना रखे थे। क्यों? क्योंकि बेटा चोट खाए हुए थे, और एक बार चोट लग जाए तो फिर विश्वास नहीं होता जल्दी से किसी पे। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई थी और गुलाम बनाए रखा 200 साल। तो इस वजह से हमने ऐसे ऐसे एक्ट बनाए हुए थे, सब खत्म कर दिए। बात आई किसकी? ट्रेड सेक्टर की। इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म कर दिया। जो आपके टैक्स होते थे, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह, उसे थोड़ा रेशनलाइज कर दिया, जितना जायज है उतना लगवाया कि हाँ भाई इतने तक ठीक है। अरे तभी तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे, तभी तो एडवांसमेंट होगी। तो इस हद तक हमने लिबरलाइजेशन किया। ठीक है सर। हमने क्या किया, जो फिस्कल सेक्टर था, फिस्कल मतलब जो फाइनेंशियल पॉलिसी होती थी हमारे देश की, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर वाली, टैक्स कम कर दिए, खर्चे बढ़ा दिए। ठीक है। हमने क्या किया, जो फाइनेंशियल सेक्टर थी आरबीआई बना रखा था। ठीक है जी,
क्लियर है? ताऊ जी की तरह बैठे हुए थे वो, कुछ भी करना पहले जी पूछो, ठीक है ना? कंट्रोलर, रेगुलेटर, ठीक है? ब्रांच खोलनी तो उनसे पूछो, इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना उनसे पूछो, इन्वेस्टमेंट लगवानी उनसे पूछो। तो उनका जो रोल है उसे ही बदल दिया, उन्हें कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बना दिया। आया समझ में? उन्हें कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बना दिया। फिर फॉरेन पॉलिसी में जो एफडीआई, एफआईआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के देश की कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करती थी, पहले हमने अलाउ नहीं की हुई थी, उसे हमने अलाउ कर दिया। एफडीआई और एफआईआई को, एफडीआई और समझे? पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करती थी, उसे फ्लेक्सिबल सिस्टम हमने अडॉप्ट करा, मार्केट फोर्सेस के बेसिस पे डिटरमाइन होगा। डिमांड ज्यादा है डॉलर की तो रेट बढ़ जाएगा, डिमांड कम है तो रेट, तो इस हद तक हमने लिबरलाइज कर दिया फाइनेंशियल, ट्रेड, इंडस्ट्रियल, फिस्कल, फॉरेन सेक्टर को। आया समझ में? क्लियर है? उन्होंने कहा सर ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, इसके साथ साथ सर ये सरकार का काम नहीं है साबुन सर्फ बेचना, सरकार का काम है देश चलाना, नीतियां बनाना। तो प्राइवेटाइज करो, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है उसे कम करो और प्राइवेट के रोल को बढ़ा दो, ठीक है ना? इसे क्या बोला हमने? प्राइवेटाइजेशन। सर कैसे करें? तो दो तरीके, या तो पूरी की पूरी संस्था बेच दो, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, या तो डिसइन्वेस्ट कर दो, पूरी की पूरी संस्था बेच दो, या उसके कुछ शेयर बेच दो, दैट इज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन, अब डाइल्यूशन दो तरीके से कर सकते हो, एक माइनॉरिटी लेस देन 49% और एक स्ट्रेटेजिक मोर देन 51%। ये सब एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस हैं। क्लियर है? ये क्रक्स है पूरी एनसीईआरटी का। उन्होंने कहा कि क्या करो सर, ये तो कर ही दो। तो देखो कहां तो 17 इंडस्ट्री थी पहली कैटेगरी के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन के अंदर, जो 100% कंट्रोल्ड ओन मैनेज बाय द गवर्नमेंट थी, रह गए सिर्फ 6 रह गई थी, और आज तो सिर्फ 3 ही है, रेलवे, डिफेंस और एटॉमिक। आ रहा है समझ में? डन? क्लियर है सर? फिर अब हमने कहा यार सारी प्राइवेटाइज कर दें यार, ये तो सही नहीं है यार, एक मौका तो देना चाहिए, एक मौका तो हमने क्या करा, एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी कि सर जो भी पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी संस्था, जो भी इतना प्रॉफिट कर लेगी, इतना सेल टर्नओवर अचीव कर लेगी, उसे हम स्पेशल स्टेटस ग्रांट करेंगे। और उन स्टेटस का नाम था महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। सर विक्रमादित्य के राजा थे, उनके जो मिनिस्ट्री में थे वो 9 रत्न थे, कोई डिफेंस में अच्छा था, कोई पॉलिटिक्स में था। तो ऐसी उस कंसेप्ट को हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करा। ये हमारे देश की महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न थे। तो हमने कहा कि जिनको ये स्पेशल स्टेटस ग्रांट किया जाएगा उन्हें क्या दी जाएंगे? स्पेशल पावर्स दी जाएंगी, अथॉरिटी दी जाएगी कि आप अपने हिसाब से जहां पैसा लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, मैनेजरियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी जाएगी। और एक संस्था को यही तो चाहिए, और यही हुआ, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी। डन? फिर उन्होंने कहा यार, उन्हें ना बड़ी बात खलती थी यार ये, कि यार इतना बड़ा देश, इतने सारे लोग, इतनी सारी डिमांड, और हम यहाँ कुछ कर नहीं पा रहे, हम एंटर नहीं कर पा रहे इस देश में। तो उन्हें बात हमेशा खलती थी। उन्हें मौका मिल गया लोन देने के बहाने, उन्होंने कहा सर ग्लोबलाइज करो। क्या करो? अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करो हमारे देश की इकोनॉमी के साथ। अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी की जगह ओपन इकोनॉमी कर दो, जिससे फ्री फ्लो हो सके पीपल, कैपिटल और टेक्नोलॉजी का। पीपल, कैपिटल और, अरे फ्री सर्कुलेशन ऑफ पीपल, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। वो चाहे तो यहाँ आ सके, हम चाहे तो वहां जा सके, वो चाहे तो पैसा यहाँ लगा सके, हम चाहे तो, वो चाहे तो टेक्नोलॉजी यहाँ बेच सके, हम चाहे तो। फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पीपल एंड टेक्नोलॉजी। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो इंटीग्रेट कर दो, यही तो उनका मेन मोटिव था। तो ये तीनों चीजें उन्होंने हमारे देश के अंदर कराई। अब जब बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आनी शुरू हुई तो उन्होंने दिखाया यार यहाँ तो बड़ी चीपर लेबर है और स्किल्ड लेबर है, और टाइम जोन का डिफरेंस है, यहाँ रात है तो यहाँ दिन है, तो रात को हमारे अपने कस्टमर की कॉल सारी यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। तो जो नॉन कोर एक्टिविटी थी ना, जो नॉन कोर, जो मेन एक्टिविटीज नहीं होती हैं, की एक्टिविटीज नहीं होती, वो सब आउटसोर्स करनी उन्होंने यहाँ शुरू कर दी। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द नॉन कोर एक्टिविटी टू द आउटसाइड फर्म। चले जाओ यहाँ नोएडा, गुड़गांव में बीपीओ खुले हुए हैं, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट सर्विस, बैठे हमारे यहाँ का यूथ। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ स्किल्ड लेबर मिली, चीपर मिली, उन्होंने सारे काम यहाँ कराने शुरू कर दिए। दैट इज आउटसोर्सिंग, दैट इज। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे ना कि इंडिया क्यों फेवरेबल डेस्टिनेशन है, तो ये रीजन है भैया, चीपर लेबर थी, स्किल्ड लेबर थी, और टाइम जोन का डिफरेंस था। अब जब ट्रेड होगा तो गड़बड़ तो होगी कंट्रीज के बीच में कुछ ना कुछ। तो पहले एक एग्रीमेंट बना हुआ था, जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, 23 कंट्रीज के बीच में। कितनी कंट्रीज के बीच में? 23 कंट्रीज के बीच में। तो वो थोड़ा आउटडेटेड हो गया, तो उसे रिप्लेस करके एक नई संस्था बनाई गई, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर जिनीविया में है, स्विट्जरलैंड में। तो ये इसलिए बनाई जिससे मेन 4-5 काम करने के लिए। पहला, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए मेंबर कंट्री के बीच में, उसे रिजॉल्व कर सके।
इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर सके, कोई अंडर डेवलप कंट्री है तो उसकी हेल्प कर सके। ये रीजन था WTO को बनाने का। तो ये मेन 3 काम करे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और, तो पहले लिबरलाइज कर दो, दूसरा प्राइवेटाइज कर दो और ग्लोबलाइज कर दो। अब इसको अप्राइजल करते कि यार इवेल्युएट करते कि इससे फायदा क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ। देखो सर, फायदा तो हुआ है किसका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। पहला क्या कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ हुई हमारे देश में, बट एक प्रॉब्लम हुई। आप मुझे एक बात बताओ, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा कि हमने क्या क्या रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, है ना, लिबरलाइज पढ़ा, प्राइवेटाइज पढ़ा, ग्लोबलाइज पढ़ा। अरे कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात हुई क्या? अरे जिस देश की मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस सेक्टर के अंदर एंगेज है, हमने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे तुमने अपनी पढ़ाई को। कोई डाउट नहीं आता? तो हुआ क्या, जीडीपी तो बढ़ी पर सर्विस सेक्टर के कारण। किसके कारण? और एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी वो कम हो गया। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। क्या बोलते हैं? देखो कहीं तो होगा ये रहा कि हम ग्रोथ तो कर पाए बट विदाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि हमारा सारा फोकस सर्विस पे चला गया। जिस सेक्टर के अंदर मेजोरिटी पॉपुलेशन एंगेज है उस पर हमने ध्यान देन। फिर हम कहीं ना कहीं सक्सेसफुल एक्सपोर्टर भी बन गए थे बेटा, इंडस्ट्रियल गुड्स के, आईटी गुड्स के। इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो गई थी, ठीक है, जीडीपी भी हमारी बढ़ गई थी, बट किसके कारण? सर्विस सेक्टर के कारण। डन। देखो, और जो देश अभी तक दूसरे देश, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसके बाद 2-3 हफ्तों का बचा हुआ था ना इंपोर्ट करने के लिए, अब जब हमने ओपन करी इकोनॉमी, बाहर की कंपनी इतनी आई हमारे देश के अंदर कि हमारे देश के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 6 बिलियन से कहां पहुंच गया? 304 बिलियन पे। समझ रहे हो? एफडीआई भर भर के आई हमारे देश के अंदर। क्लियर है यहां तक? और इसी के साथ हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट होल्डर बन गए थे। किसके अंदर? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। किसके अंदर? कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? ये अप्राइजल है, बट हमें सेक्टर वाइज भी पढ़ना चाहिए। तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें कि एग्रीकल्चर पे क्या हुआ, तो सरकार ने क्या करा, एग्रीकल्चर पे तो ध्यान ही नहीं दिया। जो सब्सिडी वगैरह दे देते थे तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो जिसके कारण क्या हुआ, जो स्मॉल और माइनर फार्मर है उन पर बर्डन आ गया, क्योंकि हमने सब्सिडी मिलनी बंद हो गई। फिर हमने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी बना रखी थी थोड़ी सी, तो क्या हुआ, फिर सारे फार्मर ज्यादातर कैश क्रॉप उगाने लग गए, कमर्शलाइजेशन आ गया। क्या आ गया? तो ये हुआ। फिर इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करें, सारी तो पीएसयू बेच दी, तो सरकार के पास जो एक साधन था सोर्स ऑफ रेवेन्यू का वो खत्म हो गया। तो ये भी एक गड़बड़ हुई, ठीक है ना? तो ये भी एक गड़बड़ हुई। प्लस उन्होंने चाल चली, भाई हमारे देश के अंदर तो उन्होंने हमारे से टैक्स कम करवा लिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो तो हमारे देश में बेच पाए। उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स कम नहीं करा अपने देशों में, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, पर वो हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर अगर हम बात करें फिस्कल की, अब भाई टैक्स इसलिए कम करे थे क्योंकि टैक्स की चोरी होती थी, टैक्स इवेजन, क्योंकि टैक्स रेट बहुत ज्यादा था, लोग नहीं भरते थे। तो ये सोचा गया अगर टैक्स कम होगा तो हर कोई भर देगा, क्या छोड़ क्या टेंशन लेनी, कमी तो है, भर दो। पर हुआ क्या, टैक्स कम कर दिया, जो लोग पहले टैक्स भरते थे अब भी वही भर रहे थे, तो पहले टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता था, उल्टा और अब कम हो गया। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि हमें ये लगता था कि हमने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी वो इसलिए करी, है ना, इकोनॉमिक रिफॉर्म इसलिए इंट्रोड्यूस करे क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी रेस्ट्रिक्टिव थी और हमारी इकोनॉमी डूब गई थी। इकोनॉमी जो हमारी डूबी, कोलैप्स करी, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया वो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज के कारण आया, पर ऐसा नहीं था। हमारी जो इकोनॉमी डूबी थी वो डूबी थी बेटा इनकम इनइक्वालिटी के कारण। किसके कारण? और इन पॉलिसीज के थ्रू, इन रिफॉर्म्स के थ्रू उल्टा इनकम इनइक्वालिटी तो उल्टा और बढ़ गई, क्योंकि एग्रीकल्चर पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है, जिसके अंदर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो इसने तो आग में घी डालने का काम कर दिया, उल्टा एग्रीवेट कर दिया, उल्टा इनकम इनइक्वालिटी बढ़ा दी। तो ये कंक्लूजन है चैप्टर स्वाहा। कोई डाउट बेटा?